हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथमेटिक्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसे कि हम सॉल्व करा रहे थे क्लास 10th का मैथ्स का पेपर 2022 का। तो हमने पार्ट 1 डाल दिया, जिसमें कि हमने 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन थे जो कि एक नंबर के थे, वो हमने सारे करा दिए और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है। आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब हम इसका करा रहे हैं पार्ट 2 बनना है, जिसमें कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आते हैं 11 से 15 तक। यह जो भी जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कराने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें। उसमें 1 नंबर वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से 2 नंबर वाले स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी 2022 में आए हुए होंगे। तो दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपने वो वीडियो भी चेक नहीं की हो जिसमें कि हमने बताया था कि आप 2 से 3 महीने में पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कैसे स्कोर कर सकते हैं मैथ में, तो अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी आप चेक कर लें। वो भी उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है कि 2 संख्याओं का अंतर हमारा है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। तो उसमें क्या करनी है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब हमें दे रखा है इसमें कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, और जो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो हमें संख्या का तो पता नहीं संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पहली संख्या या एक संख्या हमारी क्या है x है, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है हमारी y है। ठीक है, दोनों हम मान लेंगे, कि जब मानेंगे तभी हम सवाल कर पाएंगे। तो उसने हमसे पहली शर्त बोली थी कि जो भी 2 संख्याएं होंगी उनका अंतर कितना होगा 26। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, यानी कि 2 संख्या हमने मानी, इनका अंतर कितना है 26। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर हमसे दूसरी शर्त उन्होंने बोली थी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है। तो यहाँ से हम बना लेंगे x बराबर 3y। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर जब यहाँ से क्या है मान यहाँ रख देंगे तो x बराबर क्या 3y है, तो x की जगह कितना आ जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 2y बराबर 26। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा y बराबर 13। अब y का मान हमारे पास आ गया 13। अब y का मान हम कहाँ रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में, जो कि हमारी समीकरण है x बराबर 3y। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे जो हमारा आया था y का मान। तो यहाँ पे क्वेश्चन थी x बराबर 3y, y का मान आया हमारा 13, यहाँ रख देंगे मान। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 39। यहाँ पर y का मान भी आ गया और यहाँ पर x का मान भी आ गया। और हमसे पूछा था कि वो संख्या क्या है, तो एक आ गई x और एक आ गई y, जो कि हमने यहाँ पर मान रखा था। तो अब हम देखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि एक संख्या बराबर, यानी पहली संख्या जो थी वो थी हमारी 39 और जो दूसरी संख्या थी वो थी हमारी 13। अगर हमने आंसर निकाल लिया, यह हो भी गया हमारा आंसर। अब क्या है, हमें चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो उसमें क्या है, हमने दोनों संख्या देख लेनी है। क्या है, पहली है 39, दूसरी है 13। अब इसमें क्या है, हमें जो शर्त दी थी पहली कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। अगर हम 39 में से 13 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 26। और अगर दूसरी शर्त, फिर हम दूसरी शर्त देख लेंगे, क्या है x बराबर है 3y, तो क्या है 3y, यानी कि y का मान हमारा 13 आया था। 13 की अगर 3 से गुणा कर दे तो 39, यानी 3 गुना मान ही आया है। इससे हम अपने सवाल को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ये तो हमारा हो गया 11वां क्वेश्चन। अब हम इससे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 12वां। तो इसमें हमें दे रखा है 12वां क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको ऊपर दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, कि इसमें दे रखा है कि कॉस थीटा बराबर होता है 4/5। तो हमें वैल्यू याद करनी है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर की का मान याद करना है। ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि कॉस थीटा बराबर दे रखा है 4/5। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए वाला, जिसे हम बोल सकते हैं लाला काका। इसमें क्या है, ये क्या होता है, यहाँ पर एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब जैसे हमें कॉस थीटा बराबर दे रखा है 4/5। ठीक है, तो कॉस का अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा,
आधार बटे कर्ण, यही बनेगा आधार बटे कर्ण। तो ये वैल्यू हम इस त्रिभुज में पुट कर सकते हैं। आधार हो गया हमारा ये BC, तो आ जाएगा 4, कर्ण हो गया हमारा 5 जो कि AC। अब हमें क्या है, इसमें तीनों भुजाओं का पता होना चाहिए, तो तीनों भुजाएं एक भुजा हमने निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। और ये हमें इसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, cos थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम इसकी पाइथागोरस प्रमेय से भुजा का निकाल लेंगे कितनी होगी। तो वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, तो वो यहाँ पर हमने लगा दी। AC हमें दे रखी है 5, AB का वैल्यू हमें निकालनी है, और BC की हमें दे रखी है 4। तो 5 का स्क्वायर अगर हमने 25 आ गया, 16 हो जाएगा 4 का, उसे हम इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा बराबर AB का स्क्वायर, यहाँ घटा देंगे 9 बराबर AB का स्क्वायर, यहाँ पर AB बराबर √9 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, AB बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब AB का मान हमने कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया जो हमें फाइंड करना था। आप क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, cot थीटा। अब cot थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे देखेंगे cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो हम क्या लिखेंगे, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब यहाँ देखेंगे आधार था हमारे पास 4 और लंब है, लंब हमने कितना निकाला 3, तो लिख देंगे 4 बटे 3। ऐसे हमें यहाँ पे क्या है फॉर्मूला देखेंगे, कोसेक थीटा का क्या होता है, वो होता है कर्ण बटे लंब। यहाँ देखेंगे cos थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पर 5, और लंब कितना दे रखा है 3, तो आ जाएगा 5 बटे 3। अब क्या है यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर जैसे हमें वैल्यू पूछी है, दोनों की वैल्यू यानी कि मान को हम यहाँ रख देंगे, रख दिया हमने यहाँ पर 4 बटे 3 प्लस 5 बटे 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम 3 को ले लेंगे कॉमन, वहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 हो जाएगा हमारा कितना 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3 यानी 3 तिया 9 काट देंगे, यहाँ बचेगा 3, 3 में कर लेंगे स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि जो हमारा cos थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारी 9। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब जो एग्ज़ाम होगा 2023 में, तो उसके लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, तो इस पर आप ध्यान दें। तो अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां। जैसे कि हमें 13वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि ये किस प्रकार का त्रिभुज बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ऊपर दिख भी रहा होगा। तो हमने जो 3 पॉइंट दे रखे थे, वो 3 पॉइंटों को ABC हमने 3 पॉइंटों का नाम दे दिया। अब उसमें क्या बोला है कि वो त्रिभुज बनाते हैं तो वो किस प्रकार का बनाते हैं वो पहले बताना है। अब त्रिभुज बनाएंगे तो उसके लिए भी क्या होती है, कंडीशन होती है। उसमें करेंगे हम इसकी भुजाओं को निकालेंगे, यानी कि AB, BC, AC। और उसमें क्या होता है कि जो तीनों भुजाएं निकालें तो उनमें से किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़कर उनका जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी पूरे तीनों में, AB, BC, AC में, तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि जो ABC हमारे पास 3 पॉइंट है वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, तो एक त्रिभुज बनाते हैं वो 3 पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ AB निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट में x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे। लिखने के बाद में ये जो पॉइंट होते हैं x1 y1, ऐसे ही होगा x2 y2, और ये होगा x3, ये होगा y3। ठीक है, ये आ जाएंगे सारे के सारे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर से वैल्यू रखते रहेंगे, x1 माइनस x2। AB के लिए निकालना है तो AB वाले पॉइंट लेंगे, वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो हमारा टोटल कितना आएगा, अंडर रूट में 50, जिसकी हम वैल्यू अगर निकालें तो लगभग बैठेगी 7.07। ऐसे क्या करेंगे, हम निकालेंगे। अब क्या बचा, AB निकाल लिया, बचा BC। तो BC के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 52, जिसकी हम अगर वैल्यू देखें तो वो होगी 7.21। अब हम क्या करेंगे, वैसे निकालेंगे यहाँ पर AC की वैल्यू। AC हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे निकालेंगे, वो आएगी हमारे पास अंडर रूट 2, जिसकी वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, अब क्या है, अब हमने बोला था स्टार्टिंग में कि त्रिभुज तभी बनेगा जब 2 भुजाओं का अगर हम योग करें तो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए।
अगर हम दो भुजाओं का योग भी करें, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये दे रखा है ये वैल्यू, अगर इन दोनों को ऐड भी करें तो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इन दोनों को भी ऐड करें तो भी वो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसलिए हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे ए बी प्लस बी सी, मतलब बराबर नहीं होगा, यानी कि बड़ा होगा इससे ए सी से। तो इसके बाद इस लाइन के बाद हम एक लाइन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास तीन दूरियां दी गई हैं उसमें से अगर हम दो दूरियों का योग कर भी दें तो वो हमेशा क्या होगा, तीसरी दूरी से हमेशा बड़ा ही होगा, यानी कि अधिक होगा। इसलिए जो भी हमारे पास पॉइंट होंगे, ऐसे में यहाँ दे रखा है ए बी सी, तो ये क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, त्रिभुज को बनाते हैं। अब इसके बाद उसने हमसे पूछा था कि अगर ये त्रिभुज बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है सारी, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर 50, इसे लिख सकते हैं ऐसे। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, बी सी, यहाँ पर हम बी सी बराबर कितना देखा, √52, तो हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर बराबर 52। वहां पर हमें दे रखा है ए सी, तो ए सी का हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2, ए सी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2, तीनों आ गए यहाँ पर वैल्यू। अब चलते हैं उधर, तो इसमें क्या है कि दो भुजाओं का योग। अब क्या करेंगे, अगर हम ए बी का स्क्वायर को जोड़ दें, यानी कि वो कितना है हमारे पास 50, और दूसरा हमारे पास ए सी का स्क्वायर वो कितना है 2, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, √52 आ जाएगा, और 52 किसका है हमारे पास, बी सी के स्क्वायर का है, बी सी के स्क्वायर का। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने ए बी का स्क्वायर जोड़ा और ए सी का स्क्वायर जोड़ा, हमारे पास क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दो भुजाओं का हमने जोड़ा और तीसरी भुजा का स्क्वायर हमें मिल गया। तो ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का होता है। ये तब होता है जब ये समकोण में लगाते हैं, तो ये समकोण के लिए होता है। तो जो हमारा त्रिभुज इन 3 पॉइंटों से बनेगा वो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि उनमें पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे हो गए यानी कि 13 क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इसका 14वां क्वेश्चन में। तो हमें 14वां क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दी गई आकृति में DE समांतर है AC, तो x का मान ज्ञात करो। तो वो आपको क्वेश्चन नंबर ऊपर भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो हमें क्या दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम में क्या है, भुजाएं दे रखी हैं, और हमसे बोला है कि DE समांतर है किसके, AC के, और वैल्यू सारी दे रखी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज है हमारे पास ABC, तो हम इसमें लिख देंगे त्रिभुज ABC में कि DE समांतर AC जो हमें दे रखा है। अब अगर किसी भी त्रिभुज में ये DE समांतर हो किसके, AC के, किस में भी दो भुजाएं क्या हो आपस में समांतर हो, तो हम उसको क्या है, एक थ्योरम होती है उससे डिवाइड करके लिख सकते हैं। ऐसे इसमें है सेम कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो हम इसको दो रूप में लिख सकते हैं कि AD/BD बराबर होगा BE/EC के। ऐसे हम BE/EC बराबर लिख सकते हैं AD/BD, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से लिख दिया, EC/EC बराबर होगा AD/BD के। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर इनकी वैल्यू दे रखी है, BE की हो गई x, EC की हो गई यहाँ पर 4, AD और BD की वैल्यू हमारे पास हो गई 3 थी। यहाँ हम इस 3 से 3 को डायरेक्ट भी काट सकते हैं, हम 4 को उधर ले जाएं, 3 से 3 काट दें, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4, जो हमें फाइंड करनी थी, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4। अब इसमें क्या है, 14वें क्वेश्चन में अथवा में भी एक क्वेश्चन आ रखा है, यानी कि 14वें में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं चॉइस वाइज की, इसमें हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने 14वें के जो पहला क्वेश्चन उसमें दे रखा था चॉइस में, वो हमने कराया है। अब दूसरे उसमें हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, तो वो हम देखते हैं आगे। तो ये 14वें क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको ऊपर दिख भी रहा होगा कि इसमें दे रखा है कि नीचे दिए गए चित्र में, जैसे कि वो चित्र बना हुआ है कि यदि PQ समांतर हो किसके, RS के, तो सिद्ध करना है त्रिभुज PQO सर्वांशम होगा त्रिभुज RSO के। तो ऐसे हमें डायग्राम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि PQ समांतर है किसके, RS के, और हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा त्रिभुज है POQ समांतर है किस क्या कहते हैं, सर्वांशम है त्रिभुज SOR के। ये हमें क्या है, प्रूफ करना है। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ उत्पत्ति में ले लेंगे, 2 त्रिभुज ले लेंगे जो हमसे प्रूफ करने के लिए बोले सर्वांशम, उन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर
हम लिखेंगे कोण P बराबर होगा कोण S के, कोण Q बराबर होगा कोण R के। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। कोण P किसके एकांतर कोण है, S का, और कोण Q किसका एकांतर कोण है, R का। तो हम यहाँ पर सीधे लिख देंगे कि P बराबर होगा S और Q बराबर होगा S। क्यों होगा वो बता देंगे कि एकांतर कोण के कारण ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि त्रिभुज POQ बराबर होगा किसके, त्रिभुज SOR के। वो क्यों होगा बराबर? क्योंकि यहाँ पर क्या है, शीर्षम कोण बनेंगे। POQ किसके होगा, सर्वांशम होगा SOR के। तो ये क्या होंगे, सर्वांशम होंगे हमारे शीर्षम कोण यानी कि। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज POQ बराबर होगा किसके, त्रिभुज कोण SOR के। क्यों होगा वो हम साइड में लिख देंगे, शीर्षम कोण के कारण दोनों कोण बराबर होंगे। अब ये किस नियम से क्या होंगे, सर्वांश होंगे। यहाँ पे भी कोण है, यहाँ पे भी कोण है, यहाँ पे भी, यानी कि ए से क्या होंगे, लिख देंगे त्रिभुज POQ सर्वांश होगा त्रिभुज SOR के बाय किसके द्वारा, ए के द्वारा, यानी कि एंगल के द्वारा। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि हमें दे रखा था 14वां का अथवा वाला, वो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 15वां, तो वो हम देखते हैं आगे। तो आपको दिख रहा होगा 15वां क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से हम कोई भी पत्ता अपनी इच्छा के अनुसार खींच सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो हमें क्या उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो उसमें हमसे 2 पत्तों के लिए पूछा है। पहला इसमें दे रखा है कि वो पत्ता जब हम निकालेंगे अपनी इच्छा से कि वो पत्ता कैसा हो, इक्का हो, और एक पूछा है कि वो पत्ता कैसा हो, लाल रंग का हो। तो क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, वो आप पढ़ लेंगे। तो इसका पहला पोर्शन देखते हैं कि इसमें पूछा है कि वो पत्ता कैसा हो, इक्का हो। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले उसमें कि एक पत्ते में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं कुल मिला के। तो लिख देंगे यहाँ पर हमारे पास कितने इक्के हैं, 4। तो अगर हम किसी भी प्रायिकता निकालें तो उसके लिए हमें फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणाम या संभव परिणामों की संख्या। तो अगर अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि इक्का कितने बार आ सकता है गड्डी में, तो वो 4 इक्के होते हैं, तो उसकी संख्या हो गई हमारे पास 4। अब क्या है, संभव परिणामों की संख्या। तो संभव कितने गड्डी में पत्ते होते हैं, 52। तो संभव परिणाम कितने आ सकते हैं हमारे पास, 52। तो हम लिख देंगे वहां 52। अब प्रायिकता निकालने के लिखते हैं यहाँ पर PE। तो उसका मतलब होता है यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव परिणाम या कुल परिणामों की संख्या। तो वो कितना हो जाएगा, 4/52। तो आप क्या करेंगे, इसे काट देंगे, 1/13। 4 से काट देंगे तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 1/13। तो ये तो आ गया हमारा कि जब हमने एक इक्का निकाला था गड्डी में से। अब उसने हमसे दूसरा पूछा है कि पत्ता कैसा हो, लाल रंग का हो। अब हम देखेंगे कि एक गड्डी में लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, आधे आधे होते हैं। 26 होते हैं हमारे लाल रंग के और 26 होते हैं हमारे काले रंग के। तो यहाँ हमसे लाल रंग के पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे कि एक गड्डी में 26 पत्ते कैसे होते हैं, लाल रंग के। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणामों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 26। तो अब इसके जो हमारे संभव परिणामों की संख्या वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 52, क्योंकि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। तो हमें प्रायिकता निकालनी है कि जो पत्ता है वो लाल रंग का हो। तो उसमें उसका फॉर्मूला होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या या संभव परिणामों की संख्या, जितने संभव हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने आए, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी ये कितनी आई थी, 26 आई थी। अपॉन कुल परिणामों की संख्या हमारी कितनी आई थी, 52। तो इसे काट देंगे, 26 से कम 26, 26 दूनी 52। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम। ये तो था हमारा 15वां क्वेश्चन। अब क्या है, 15वें क्वेश्चन की एक अथवा में भी हमें दे रखा है, वो देखेंगे हम इसके बाद में। ये था इसका 15वें का जो हमें पहले दे रखा था। अब देखते हैं हम इसका 15वें का अथवा वाला। तो यह है इसका अथवा वाला क्वेश्चन 15वें का। जैसा कि आपको ऊपर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, इसमें दे रखा है कि एक जार में कुल 24 गेंदें हैं, जिसमें से उस जार में कुछ हरी भी है और कुछ नीली भी। उसमें से हमें अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक गेंद निकालनी है। उसमें जो अगर हम हरी गेंद निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता है 2/3, ये हमें दे रखी है। तो हमसे पूछा है जार में जो नीली गेंदों की संख्या है वो कितनी होगी। तो अब देखते हैं हम जार की तरफ। जार है, मान लो एक जार है, इसमें क्या है, कुल मिला के हमारी 24 गेंद है। इसमें से कुछ नीली भी है और कुछ हरी भी है। तो हरी की हमें प्रायिकता दे रखी है और हमसे पूछा है कि नीली गेंद उसमें कितनी होंगी, वो हमें बताना है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमने मान लिया कि जार में कितनी गेंदें हमें दे रखी है, 24। उसमें से हमने माना कि हरी गेंदों की संख्या हुई x। ठीक है, अब क्या है, नीली गेंदों की संख्या निकालनी है। तो कुल गेंदों में से हमने हरी गेंदों की संख्या माइनस कर दी, तो हमारे पास आ गई नीली गेंदों की संख्या। अब हमने क्या करा,
यहाँ पर हरी गेंद निकालने की प्रायिकता को निकाला कि हरी गेंद अगर हम उसमें से जार में से निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम की संख्या अपॉन कुल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल हमारे पास कितना होगा x और कुल होगा हमारे पास 24, तो लिख दिया हमने x अपॉन 24। ठीक है, तो ये आ गया। और हमें प्रायिकता एक अलग से दे रखी है किसकी, हरी गेंद निकालने की, तो वो है हमारे पास 2/3। तो दोनों प्रायिकता को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, जहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 24। अब क्या लिखेंगे, x बराबर डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी कि x हमने किसे माना था, हरी गेंदों की संख्या को। तो हरी गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई 16। आप क्या करेंगे, नीली गेंदों की संख्या निकालनी है, तो 24 माइनस x हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 16, यानी कि यहाँ पर जो नीली गेंदों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमसे पूछा था कि हरी गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो वो आ चुकी है हमारी 8। तो यह हमारे जो जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे 11 से लेकर 15 तक, वो हमने यहाँ सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको मतलब और वीडियो इसकी चाहिए हो तो बता देना, क्योंकि इसमें आगे भी हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 6 नंबर वाले भी। तो ये सारे थे हमारे कितने 2 नंबर वाले जो हमारे पूरे हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इसके जो 2 पार्ट है, जो कि आने वाले पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराएंगे और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर हम वीडियो डालें आगे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके। तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।